कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, वो तमाम लोग जो साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, भले ही आप मेल हैं, फीमेल हैं और इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो हम वैकेंसी आपको बताने जा रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसमें अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। कोई फ़ीस नहीं है और ना ही कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला है। यहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। ख़ास करके हरियाणा वालों के लिए स्पेशल है, क्योंकि ये वैकेंसी जो आई है हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी से आई है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यहाँ पर जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी में ये नहीं बताया गया है कि जो वैकेंसीज हैं वो एससी एसटी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर हम बात करें, आप ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, या एजुकेशन है, लॉ है, सोशल साइंस है, साइंस के सब्जेक्ट हैं, या लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं, लाइब्रेरी साइंस है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन है या फिर जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री में, पीजी में आपके कम से कम 55% होने चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ये तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड बात हो गई। और आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी है और जो कि 2009 और 2016 की जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उस केस में अगर आपके पास नेट और सेट नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए, कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने से वेरीफाई किया हो, और पीएचडी वाइवा वॉइस आपका कंप्लीट हो गया हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट सेट नहीं होता, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट नंबर बी में ये जो नोट दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3A फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3B फॉर कॉलेजेस शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ओनली ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। देखिए, आपका जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो एपीआई के स्कोर के माध्यम से होने वाली है, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि एपीआई स्कोर कैसे निकालना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पर कैसे चेक करना है, और जिसका जितना ज़्यादा एपीआई स्कोर होगा उतने ही उसके ज़्यादा चांस हैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। एपीआई तो एक माध्यम है आपका स्क्रीनिंग का, आपकी स्क्रीनिंग का माध्यम है। तो अगर आपने यूजी है, यूजी में आपके अगर 80% थे या उससे ज़्यादा थे तो उसमें 15 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे 60 और 80 वालों को 13 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 55 और 60 के बीच में थी तो उसके 10 नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से अपनी जो है ना एपीआई के नंबर ज़रूर काउंट कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम आपको राय दे सकें कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना सही भी रहेगा या फिर टाइम वेस्ट है, क्या है, ठीक है ना। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी में भी आप चेक कर सकते हैं, 80% या उससे ज़्यादा है तो 25 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से जो है अलग अलग नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप चेक कर लेना। अगर आपने एमफिल कर रखा है तो उसमें अगर आपकी 60% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसमें 7 नंबर मिल जाते हैं। पीएचडी वालों को जो टोटल नंबर मिलते हैं एपीआई के वो 30 मिल जाते हैं, और नेट वालों जेआरएफ वालों को 7 नंबर मिलते हैं, खाली नेट वालों को 5 नंबर मिलते हैं, और सेट वालों को यहाँ पर 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराएं तो उसमें हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हर एक साल का 2 नंबर मिलता है, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से पुरस्कार है, आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड है तो उसमें 3 नंबर मिलते हैं, या स्टेट लेवल का अवार्ड है आपके पास तो 2 नंबर उसमें मिलते हैं। ओके, तो ये समझने वाली बात है। और यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक प्राप्तांक है वो 80 नंबर का होने वाला, शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन 10 नंबर का होने वाला, और आपका जो एक्सपीरियंस है शिक्षण अनुभव वो 10 नंबर का होने वाला है। तो टोटल एपीआई आपका 100 का होने वाला है। तो लगभग सेफ जोन जो कहलाती है एपीआई की, कम से कम आपकी 60 तो बनना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, क्या है, जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो है कम से कम 60 तो आनी चाहिए एटलीस्ट, किसमें, एपीआई स्कोर में। तो अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं।
और ये डेट भी मेंशन कर रखी है इन्होंने, डेट ऑफ इंटरव्यू भी बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 10 अगस्त, ये जो आने वाला जो 10 तारीख है, इसमें ही जाना है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए। और इसी तरीके से बॉटनी का वो भी 10 तारीख को होने वाला है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जैसे कि सीएससी हो गई या फिर फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई या इंग्लिश हो गया, इसका भी 10 तारीख को होने वाला है वॉक इन इंटरव्यू। इसमें आपकी कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल साइंसेस का आप लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका भी 10 तारीख को ही है इंटरव्यू। और इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंस का आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 तारीख को है। फिजिक्स का आप देख सकते हैं 10 तारीख को है। इंग्लिश का भी 10 तारीख को है। होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का 11 तारीख को है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो होने वाला वो भी 11 तारीख को होने वाला है। साइकोलॉजी का जो इंटरव्यू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी 11 तारीख को होगा। इसी तरीके से सोशल वर्क जहाँ पर MSW BSW होता है उसका भी 11 तारीख को होने वाला है। संस्कृत का जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो 11 तारीख को होगा। इसी तरीके से डिफेंस स्टडीज़ का जो इंटरव्यू होने वाला है वो भी 11 तारीख को होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। ये वाली जब लाइन आप पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, the interested and eligible candidate may attend the walk-in interview and have to reach the venue 1 hour before the scheduled time। देखिए जो भी आपको टाइम बताया गया है उससे 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। जल्दी पहुंचेंगे तो हड़बड़ाहट आपको नहीं होगी, आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो जल्दी पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है। हड़बड़ाहट में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल द कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ CV। आपको अपना CV बना लेना है। अगर नहीं बनाने आता है तो चेक कर लेना, ऑनलाइन चेक कर लेना, यूट्यूब पर चेक कर लेना, कहीं पर भी चेक कर लेना, या फिर जो एक्सपर्ट हैं तो उनसे बनवा लेना अपना CV अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। CV रेज्यूमे आपको अपना बनवा लेना है। कंटेनिंग लेटेस्ट फोटोग्राफ, और उसमें आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ भी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए। जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया है, आपने MA की जो डिग्री वगैरह है, या फिर जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, तो सारी चीज़ें जैसे आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर जानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही लेकर जाना है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू बी पेड। आपको जो है ना कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको 1500 रुपये मिलेंगे पर डे के हिसाब से। और मैक्सिमम अमाउंट आपको जो मिलेगा वो 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। हाँ, जब आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा। TADA का मतलब होता है एक अलाउंस होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, मदद, वो नहीं मिलेगी। आपको अपने ही खर्चे पर जाना पड़ेगा। अपर एज लिमिट शैल बी एप्लीकेबल एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स। अब यहाँ पर जो अपर एज लिमिट का मसला है ना, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी में, खास करके यूनिवर्सिटी लेवल पर जब भी हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चेक कर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करें और डिपार्टमेंट में जाकर मालूम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अलग अलग इंटरव्यू होंगे ना, तो उसके लिए आपको जाना कहाँ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये एड्रेस दे रखा है, बोर्ड रूम, सरदार पटेल भवन, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर रेवाड़ी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और देखिए जो भी यहाँ पर इंटरव्यू होने वाले हैं इनकी यहाँ पर टाइमिंग मेंशन कर रखी है, तो टाइम का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर सुबह में होने वाले हैं इंटरव्यू और कुछ शाम में भी होंगे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही 9 बजे जाके बैठ जाएं और आपका जो इंटरव्यू है वो 5 बजे है, तो ये तो मसला हो जाएगा ना आपके लिए। तो इसलिए आपको अपना टाइम देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 या 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। तो ये आपको बात समझनी चाहिए। इसके अलावा ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ये जो वैकेंसी है ना, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और ये इसकी डेट दे रखी है जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखना है तो आप कहाँ से देख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खुल चुका है ये, इस तरह से वेबसाइट है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। यहाँ पर आप आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ देखना है आपको, ये देखिए वॉक इन इंटरव्यू वाला जो नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके।
और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना।